हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं वीडियो हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आप सभी के 10th के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और पहला एग्ज़ाम हो चुका है, तो अभी तक आपको पेपर का आइडिया होना शुरू हो गया होगा। यानी कि आप तभी अभी तक आप लोगों को लग रहा था ना, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। तो मैंने क्या कहा था, पहला पेपर देने जाएंगे आप लोगों का डर आधा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो थोड़ा बहुत डर बचा है हिंदी को लेकर, वो डर कैसे ख़त्म होगा भाई? जितना हमने इतना सारा पढ़ा है उसके लिए तो हम प्रिपेयर हैं पूरी तरीके से, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहती है। और हमेशा एग्ज़ाम में प्रैक्टिस हम करते हैं दो तरीके से। अब ये दो तरीके क्या होते हैं? पहला तरीका तो ये होता है कि कम से कम पिछले 5-6 सालों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि भाई क्वेश्चन किस किस तरीके के आ रहे हैं, किन क्वेश्चंस को ज़्यादा रिपीट किया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बता दी जाती है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि जब हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वो है सैम्पल पेपर के थ्रू। एटलीस्ट कम से कम 5 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने ही चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि देखिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से कई चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जितना पढ़ा है वो तो रिवीजन होता ही होता है। साथ में आपको पेपर पैटर्न एक अच्छे तरीके से रट जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम आता है तो उस चीज़ से आप थोड़ा घबराते नहीं, क्योंकि पेपर पैटर्न वही रहता है जो सीबीएसई मॉडल सैम्पल पेपर में दिया गया था, एज़ इट इज़ वो पेपर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, आपको पता हो जाता है कि आपको कितने वर्ड लिमिट्स के अंदर ये सारी चीज़ों को लिखना है या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखिए, अभी तक क्या अपने आप को टाइम में बांधना आ जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 3 घंटे का समय होता है। हर सेक्शन के लिए कितना पार्ट देना है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट के, कि किस तरीके से आप कितना टाइम किस सेक्शंस को दोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। बाकी बहुत सारे छोटे-छोटे टिप और ट्रिक्स जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व करते समय आपको बताऊँगी। इसीलिए कहा जाता है कि सैंपल पेपर तो हर हाल में आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1। और ये पेपर किसका है? आपका जो 28 फरवरी को अभी पेपर होने वाला है ना, यानी कि सेशन 2024 का, 24-25 का। तो 2025 में आपका कब हो रहा है पेपर? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को होने वाले पेपर का ये पैटर्न है। अब ध्यान रखिएगा कि सेम डे जो है वो कोर्स ए का पेपर भी है, कोर्स बी का पेपर भी है। तो आपको पेपर कोड आपका पता होना चाहिए। पेपर कोड है 085, जबकि कोर्स ए का जो पेपर कोड होता है 002 होता है। मैं हमेशा दोनों पेपर्स में बता देती हूँ, दोनों पेपर्स का, यानी कि बी वालों को ए का भी बताती हूँ और उनका बी का भी बताती हूँ, और ए वालों को भी बी का बताती हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों ही पेपर के पेपर कोड पता रहें, ताकि आपके पास पेपर आए तो ये आप एक बार चेक कर लेना कि आपका पेपर कोड क्या है, ठीक है। चलिए, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कितने 3 घंटे 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है और 80 मार्क्स का पेपर है। अब 3 घंटे जो आपको पेपर मिलेगा, आपका पेपर टाइमिंग क्या है? 10:30, ठीक है। 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले आपको 15 मिनट्स पहले, यानी कि 10:15 पे पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 10:15 पे जब आपको पेपर मिल जाएगा तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले इन 15 मिनट को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे? इस 15 मिनट को बांटो 2 पार्ट में। एक पार्ट है 8 मिनट का और दूसरा पार्ट है कितना? 7 मिनट का, ठीक है। तो हो जाएगा 15 मिनट की, नहीं हो जाएगा? अब जो ये सबसे बाद वाला हमने लिया ना 7 मिनट वाला, इस 7 मिनट को हमेशा देखना, घड़ी अपने सामने रखना, ठीक है। चाहो तो डिजिटल वॉच आई थिंक अलाउ नहीं है, लेकिन जो नंबर्स वाली आपकी रहती है वो, जैसे ये आपकी स्मार्ट वॉच है, ये अलाउ नहीं है, लेकिन डिजिटल वॉच आप ले जा सकते हो, वो लेकर जाना, ठीक है। अब वहाँ पे आपको करना क्या है? 7 मिनट जो आपके पास हैं, उन 7 मिनट में आपको खंड, खा, गा और घा, का वाले को छोड़ दो। 7 मिनट में आपको का वाला सेक्शन नहीं पढ़ना है। 8 मिनट में ये 3 कर लेना, ठीक है। इसके अलावा खंड गा में जो आपके पठित गद्यांश और काव्यांश आएंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के रख लेना, ठीक है। लिखना तो है नहीं, तो एक पेंसिल लेना, ज़रा सा डॉट लगा रखोगे तो नहीं पता चलेगा, तो हल्का सा डॉट लगा के आप उन आंसर्स को ढूंढ लेना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ढूंढ लेना होता है। अब बचे हुए 8 मिनट में आना,
8 मिनट में क्या करोगे? 8 मिनट में आप पढ़ोगे खंड का। खंड का में आपके पास अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश के लिए आप क्या करना, जो है उसमें सबसे पहले, गद्यांश के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना और फिर गद्यांश को पढ़ना। तो ये तरीके से आप जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो उनके सारे आंसर्स निकाल लेना, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, अति लघु भी है और लघु उत्तरीय भी है। हर तरह के प्रश्न हैं, उनको निकाल के रख लेना। फिर उसके बाद आना काव्यांश में। काव्यांश में पहले आपको काव्यांश पढ़नी है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस निकालने हैं, तो उनके भी। तो 8 मिनट के अंदर आपको दोनों आपके अपठित बोध के क्वेश्चन यानी खंड का के प्रश्न संख्या 1 और 2 के आंसर सारे निकाल के रख लेने। करीबन 10 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आप 8 मिनट के अंदर पढ़ के निकाल के रख लोगे, ताकि जब लिखने बैठ शुरू करो तो फटाफट आंसर लिखो, आपको सोचने में खोजने में ज़्यादा टाइम ना जाए। ठीक है, तो ये आपको एक छोटी सी टिप दी है, ताकि जिसके ज़रिए आपको जो रीडिंग सेक्शन है उसका टाइम आप यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए आप कुछ सामान्य निर्देश देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी है, निर्देशों को आप पढ़िएगा और सख्ती से पालन करिएगा। क्या है? इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, का, खा, गा और घा। ठीक है, 4 खंड पेपर है, खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा। ठीक है, खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये चीज़ ध्यान रखना, आपके पास अपठित काव्यांश नहीं आता है, तो आपके पास दोनों गद्यांश ही हैं, तो आराम से आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो खंड का जो है वो आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे और ये करीबन जो है इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए, आंतरिक विकल्प दिए गए। खंड खा में आपके पास व्यवहारिक व्याकरण के जो आपके 4 टॉपिक हैं उस पर 20 प्रश्न पूछे गए, यानी कि हर टॉपिक पे 5 प्रश्न पूछे गए, जिसमें रचना के आधार पे वाक्य भेद, पदबंध, समास और मुहावरे, इस पर आप पर प्रश्न पूछे गए हैं करीबन 20 और करने हैं आपको 16। अब कोई भी 16 नहीं करने, आपको हर प्रश्न के साथ निर्देश मौजूद रहेंगे, वो समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं खंड गा। खंड गा पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड गा हमारा क्या है? हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पर आधारित है, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं। तो इन पर प्रश्न आपको दिए जाएंगे और निर्देश के अनुसार आपको काम करना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं खंड घा। खंड घा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए गए। खंड घा में जो है आपके पास कितने जो है जितने भी प्रश्न हैं वो सभी रचनात्मक है, जिसमें अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, ईमेल है, लघु कथा है, सूचना है, विज्ञापन है, इन सब पर आधारित आपके पास प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं और सभी अनिवार्य है। तो कितने प्रश्न दिए गए हैं? 16 क्वेश्चंस हैं, सारे करने हैं। अब आप बोलोगे ऑप्शन, अरे हर प्रश्न के अंदर उप प्रश्न मौजूद हैं और निर्देश मौजूद है। ऑप्शंस आपके पास बहुत ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शंस नहीं है, बाकी सभी जगह लगभग आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपकी आंसर शीट में उसी ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि जैसे पहले खंड का आ रहा है प्रश्न संख्या 1, 2, तो आपकी आंसर शीट में भी पहले आप खंड का ही सॉल्व करोगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 के 5 प्रश्न करोगे, फिर प्रश्न संख्या 2 के 5 प्रश्न करोगे, फिर खंड खा आएगा। खंड खा व्यवहारिक व्याकरण है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपकी आंसर शीट में भी उसी का आंसर होना चाहिए। तो यानी कि 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आप सीक्वेंस में करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक, कोई भी ये नहीं हो कि चलो पहले हम 15 कर देते हैं, फिर 6 कर देते हैं, फिर 8 कर देते हैं, नहीं करना। 1 से लेकर 15 तक पूरा ऑर्डर में प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश थे जो मैंने आपको दे दिए। अब शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। सबसे पहले खंड का आ रहा है जो कि है अपठित बोध, और इस पर प्रश्न है वस्तुपरक, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं और ये करीबन 7 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तो वो 3 नंबर के हो जाएंगे, 2 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं जो 2-2 नंबर के हो जाएंगे। तो 3 और 4 7 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखिए। क्या है? अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया। इन नियमों में वाणी और व्यवहार की शुद्धि,
कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव और सेवा की भावना आदि का नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं, तो उनका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो सकता है। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्यावस्था से ही किया जाए, जितने भी गुण हैं सभी के बाल्यावस्था से किया जाए, तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। जाहिर सी बात है, जब हम चीजें सीखेंगे तो दूसरों के साथ व्यवहार भी अच्छा करेंगे। गुणों के रूप में भी अनिवार्य माना जाए तो उनका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो सकता है। अगर हम सही तरीके से व्यवहार करेंगे, हमारे अंदर गुण आएंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा ही रहेगा। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्यावस्था से ही किया जाए, तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी भाई परिवार वाले हैं, टीचर्स हैं, स्कूल है, जो हमारे सहपाठी हैं या हमारे मित्र हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। इससे उसका कर्तव्य हो जाता है कि ना तो वह स्वयं ऐसा कोई काम करे और ना ही दूसरों को करने दे। भाई अगर हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे तो हम जाहिर सी बात है दूसरे का गलत व्यवहार हम सहेंगे भी नहीं, और ना हम खुद किसी दूसरे को करने देंगे। तो इस तरीके से समाज में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, जिसमें देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का हो। वह आंतरिक व बाहरी संघर्ष से परे सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पर है हमारे पास पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न और फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि वह, अब ये प्रावधान आवश्यक है क्यों, क्योंकि वह स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण करता है, व्यक्ति को अहंकार, सिग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार से परिपूर्ण करता है। तो क्या होता है, अगर अच्छे नागरिक बनने के नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि वह व्यक्ति को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है। हमारा जीवन निखरेगा, जब हम खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम खुशियां बांटेंगे भी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान में से पढ़कर दिए गए विकल्प के सही उत्तर चुनने हैं। ठीक है, अब हमें जो दिया गया है इसे पढ़ना है और नीचे जो उत्तर दिए गए हैं उनको करना है। चलिए देखिए क्या है। पहला कथन है, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायी होती है। बात सही है, कहने वाले के लिए भी होती है, सुनने वाले के लिए भी होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, निष्कर्ष, वाणी और व्यवहार की मधुरता से समाज में हार्दिक सद्भाव बढ़ता है। ये भी सही है भाई, जब हम सबके साथ व्यवहार करेंगे तो हार्दिक स्वभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। चलिए देखते हैं, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है, नहीं, कथन और निष्कर्ष दोनों सही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नंबर 3, अहंकारी व्यक्ति किसका अभ्यासी होता है। जो अहंकारी होता है वो किस चीज का अभ्यासी होता है, अशिष्ट वाणी का अभ्यासी होता है, मधुर वाणी का अभ्यासी होता है, सिद्ध वाणी का अभ्यासी होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अहंकारी जो है वो क्या होता है, वो अशिष्ट वाणी का, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है तो वो किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ये मान कर रख लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, संतुलित व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। संतुलित व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक संतुलन बनाना है हमें सारी चीजों में।
ठीक है, तो यहाँ पर ये गद्यांश में दिया गया है, तो देखिए क्या, आंतरिक व बाह्य संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व ही संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है। तो समझिए क्या है, आंतरिक और बाहरी संघर्ष, ठीक है, हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष चलते रहते हैं, जो कुछ तो बाहरी तौर पर चलते हैं, कुछ हमारे मन के अंदर भी चलते रहते हैं, ठीक है। संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति, इन संघर्षों के बावजूद, अब जैसे हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है या हम डिस्टर्ब हैं, कोई हमसे आकर बात करता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसको चिल्ला के बात कर देते हैं, ऐसा नहीं। संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार में मधुरता होना वो सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखता है। तो अगर आप परेशान भी हो तो भी आपकी वाणी का संयम नहीं बिगड़ना चाहिए, यही संतुलित व्यवहार कहलाता है। चलिए, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक क्यों होती है? क्योंकि भाई अगर हम अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं उससे हमें तो सुख प्राप्त होगा, लेकिन जो सुन रहा है उसे भी तो सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसको भी अच्छा लगता है ना। तो देखिए क्या है, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता से समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि होती है, यानी कि सब हृदय से सबको अपना मानते हैं, यानी ऊपरी तौर पे तो सभी मानते हैं लेकिन दिल से भी अपना मानते हैं, एवं सुख की प्रतिष्ठा होती है। इसी कारण वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है। ठीक है, तो पहला गद्यांश खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने दूसरे गद्यांश में, दूसरा अपठित गद्यांश। इस पर भी हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखिए। चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के ताने बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बंधकर हुआ है। हम इतिहास की बातें करें या वर्तमान की, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय एवं हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, बहुत ज्यादा पुरानी है। इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ हुई, क्योंकि अभी तक सबसे पुरानी जो सभ्यता हमें मिली है वो सिंधु घाटी ही सभ्यता है, उससे पुरानी तो नहीं मिली। तो वहां का अवलोकन करने के बाद मिलती है हमें कि भाई वहां की वास्तुकला वगैरह इतनी समृद्ध थी। इसके 2 प्रमुख नगरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अच्छी सड़कें, 2 मंजिले मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से पता चलता है कि वहां नावों के सामान उतरने के लिए 216 गुना 37 मीटर लंबी चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी कि वहां पर सामान उतरे। भाई नाव आएंगे तो गोदी तो बनानी पड़ेगी। ये लोग मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी, कांच आदि की मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से कहते हैं ना, ऐसे रख के जो नृत्य मुद्रा जो होती है, जो पोस्चर होता है, वो दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की है, जिसे याजक नरेश भी कहते हैं। ये तीनों मूर्तियां कला के श्रेष्ठ नमूने हैं, जो हमें कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकाल के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक भाव भंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है, यानी कि पूरी जीन से उसको जो है जीवित करने की कोशिश करता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएं हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती हैं। इस अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है। यानी कि हमारे देश में जितनी भी कलाएं हैं उनको निखारना, उनको एक प्रमुख स्टेज प्रदान करना। हमारे कहते हैं ना, भारतीय लोग ही हमारी जो भारतीय कला है उनसे अनभिज्ञ हैं, तो उनको और बढ़ावा देना, लोगों में प्रचार प्रसार करना ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का
जो है ये मूल मंत्र है। तो हमारे जो बहुत सारे जो लोकल कलाकार होते हैं उनकी कलाओं को निकालना होता है। चलिए, अब इस पे पहले हमारे पास आएंगे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 आएंगे कौन से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, 2-2 नंबर के। ठीक है, क्या है? भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य क्या है? अनोखा राष्ट्र है, इसका रीजन क्या है? देखिए, बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन है, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने हैं, संवेदनशील भारतीय नागरिक हैं, या विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। तो अनोखा कहने का मतलब है यहाँ पर विभिन्नता में एकता। भाई, जब हम इतने सारे विभिन्न धर्म, जातियों, संप्रदाय के लोग रहेंगे तो उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कलाएं हैं, तो उससे भारत समृद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उससे अनोखा भारत बनता है। अब आ जाते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। यहाँ क्या दिया है? पहला है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। क्या है कथन? भारत एक अनोखा राष्ट्र। बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का निर्माण विविध भाषा, स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ सही क्या आ रहा है? देखिए, यहाँ पर दोनों ही सही है। तो यहाँ लिखेंगे कथन ए और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। गद्यांश हमें संदेश देता है। अब ये पूरा गद्यांश पढ़ने से हमें संदेश क्या मिलता है? कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। तो इस पूरे गद्यांश को जो हम पढ़ रहे हैं वो संदेश क्या दे रहा है? कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। जब हमारे पास इतनी वैरायटी में संस्कृतियां हैं, इतने वेरिएशन से, इतने विविध रूपों में संस्कृति समृद्ध है हमारी, तो उसे संभालिए और सबके सामने प्रेजेंट करिए ताकि सभी इसके बारे में जान और समझ सके। चलिए, अब आ गए हमारे पास 2 वर्णात्मक प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय दोनों में से हो सकते हैं। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो लघु उत्तरीय ही रहेंगे, है ना? क्या है? गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन क्या दर्शाता है? कि भाई हमारी प्राचीन सभ्यता काफी समृद्ध थी, है ना? तो ये चीज, वहां कारीगर बहुत कुशल थे। गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन सूक्ष्म अवलोकन व कला प्रेम को दर्शाता है। सूक्ष्म अवलोकन कर रहा है और साथ ही कला प्रेमी, हमारा भारतीय इतिहास कला प्रेमियों से भरा हुआ है। साथ ही साथ उस समय हमारा भारत कला के क्षेत्र में कितना समृद्ध था इसकी जानकारी भी देता है। नेक्स्ट है, भारत की पहचान पूरे विश्व में किससे है? किससे चीज से है? देखिए, नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से, मूर्तिकला से, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। हमारी भारतीय संस्कृति जो विविधता में एकता लिए हुई है, उस विविधता के चलते हमारे पास नृत्य, गायन, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला के एकदम समृद्धि है। इतनी तरीके की ये सारी चीजें होती हैं कि इसकी वजह से भारत जो है वो विश्व में अपनी पहचान कायम किए हुए है। चलिए, खंड का खत्म। अब हम बढ़ गए खंड खा में। खंड खा में हमारे पास आ रहा है व्यवहारिक व्याकरण। तो व्याकरण के हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो इन 4 टॉपिक्स पर हमारे पास 5-5 प्रश्न आएंगे। तो टोटल 20 प्रश्न हो जाएंगे। मान लीजिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, 5 प्रश्न है, 4 करने हैं। पदबंध पे 5 प्रश्न है, 4 करने हैं। समास पर 5 प्रश्न है, 4 करने हैं। उसी तरह मुहावरे पर 5 प्रश्न है और आपको 4 करने हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास में एक एक जो रहेगा हर प्रश्न पे, ठीक है। अब एक एक नंबर के सब प्रश्न हैं, तो एक एक नंबर के जब आप करोगे तो 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16। तो व्यवहारिक व्याकरण वाला जो सेक्शन हमारा है वो 16 मार्क्स का रहेगा। कितना? 16 मार्क्स, ठीक है। चलिए, देखिए क्या है यहाँ पर। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दिए कितने गए हैं? 5 दिए गए। हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या है। हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, रेखांकित का पदबंध भेद होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, अपने हिस्से की जमीन, ये रेखांकित है। तो जमीन जो आखिरी शब्द है
वो क्या है? जमीन। जमीन क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, अगर हम इस पूरे पदबंध की बात करें, क्या है? अपने हिस्से की जमीन। तो इस पदबंध में किसके बारे में बात हो रही है? जमीन के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा। ठीक है, और इसको मैं इजी आपको मैं कर दूं कि जब भी कोई पदबंध अंडरलाइन है तो जो उसका लास्ट वर्ड है उसे देखना क्या है, वो क्या आ रहा है, वो जो होगा वही आपका पूरा पदबंध होगा। जैसे इसमें लास्ट वर्ड क्या है? संज्ञा है, तो ये पूरा पदबंध आपका क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। रेखांकित का पदबंध होगा। अभी रेखांकित देखिए क्या है? बंटने लगे थे, तो ये क्रिया है, तो ये तीन वर्ड मिलके क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है क्रिया पदबंध बनाएंगे। कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध है क्योंकि जब क्रिया वाक्य में पदबंध के रूप में प्रयुक्त होती है तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। तो देखिए, क्रिया कभी भी अकेली नहीं आती, क्रिया हमेशा सहायक क्रियाओं के साथ सहायक क्रियाएं लगती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लगे और थे, तो ये सहायक क्रियाएं हैं, तो इनके बगैर क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो इन्हीं के कारण यहाँ पर ये क्रिया पदबंध होता है। अब पदबंध किसे कहते हैं? ठीक है, ये परिभाषा आपसे पूछी गई है, इसे आप लिखेंगे। देखिए क्या है, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्यवहारिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जब कई पद मिलकर एक ही इकाई का काम करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता है पदबंध के कितने भेद होते हैं? चलिए लिखकर बताइए, पदबंध के कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, फिर है आपका क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 पदबंध होते हैं। नाम याद रखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम से पूछा जाए तो आप उनके नाम भी लिखना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, क्रिया विशेषण पदबंध का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी जो आपको उदाहरण याद हो आप वहां पर लिख सकते हो, कोई भी, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखें वही लिखना है। कोई भी आपको क्रिया विशेषण का उदाहरण हो तो लिख दीजिए। क्या है? अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। यह क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो जुट गए क्रिया है, कैसे जुट गए? जी जान से जुट गए, तो जी जान हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी मतलब हर एक टॉपिक पे आपको एक एक पदबंध तो याद करना है। मान लीजिए अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 में, जहां पर क्या दिया है? निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 अति लघु और लघु प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। तो अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमारा जो टॉपिक है व्याकरण का, उस पर रखे गए 5 प्रश्न। हमें कितने करने होंगे? 4 प्रश्नों को करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सब एक एक नंबर के रहेंगे। सरल वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। अब कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बड़े भाई साहब गुस्से में थे, इस तरीके से लिख दो। सिंपल आपका एक सेंटेंस में आना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पर, इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफी देर तक बात की। चलो ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको समझ में आए वो एक सरल वाक्य आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। रचना के आधार पर ये कैसा वाक्य है? ठीक है, पहले तो आप देखो यहाँ पर क्या है, जब तुम मरोगे, तो एक सेंटेंस तो यही हो गया। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की शुरुआत ही किससे हो रही है? एक अव्यय से हो रही है। अव्यय क्या है? जब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया, जब तुम मरोगे, तो पहला जो सेंटेंस है वो अपूर्ण है। अव्यय भी लगा है जब, जो कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो सीधे सीधे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य, क्योंकि पहले वाक्य को पढ़ने के बाद हमें इसमें पूर्णता नहीं दिख रही। इसका आंसर हमें अगर जानना है तो हमें दूसरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। तो सही क्या है? ये एक मिश्र वाक्य है। तो क्या है? जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, यह एक मिश्र वाक्य है। चलिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? अब संयुक्त वाक्य डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बताया था ना मैंने, जहां पर दो उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों
वहां पर आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हो पर संयुक्त, और ये दोनों स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई जो यहाँ लिखी है दोनों सही है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक योजक से जुड़े हों वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न संख्या 4 है, यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। अब हमें वाक्य भेद, पहला वाक्य पढ़ो, देखो हमें पहले वाक्य में ही पूर्णता दिख रही है। ठीक है ना, क्या दिया है, यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमें नहीं लग रहा कि ये सेंटेंस अधूरा है। इस सेंटेंस में किसी तरह का अव्यय भी नहीं लगा है। फिर इस सेंटेंस के बाद जो अव्यय लिखा है बल्कि वो आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। तो ये सारे नियम किसको बताते हैं कि ये एक संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। विधेय से आप क्या समझते हैं? विधेय वे होता है जो उद्देश्य के द्वारा संपन्न किए गए कार्यों को बताता है, उसके बारे में सूचना देता है। यानी कि उद्देश्य वाक्य में क्या काम कर रहा है, उसकी क्या अहमियत है, ये सारी चीजें हमें विधेय द्वारा पता चलती है। देखिए क्या है, वाक्य का वह अंश विधेय होता है जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। यानी कि वाक्य में उद्देश्य क्या कार्य कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये हमें विधेय से पता चलता है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए व्याकरण आधारित हमारा तीसरा टॉपिक। कौन सा है, समास। देखिए क्या है, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 अति लघु और लघु प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है, 4 के उत्तर दीजिए, सब एक एक नंबर के रहेंगे। पहला है, शिवालय समस्त पद में कौन से समास का उदाहरण है? शिवालय का अगर आप, अब जाहिर सी बात है समस्त पद का अगर हमें समास का नाम पता करना है तो उसके लिए हमें विग्रह करना पड़ेगा। शिव आलय, शिव के लिए आलय या शिव का आलय, तो यहाँ पर लग रहा है कारक, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास। तो देखिए क्या है यहाँ पर, शिवालय अर्थात शिव के लिए आलय, यहाँ के लिए का लोप होने के कारण संप्रदान तत्पुरुष है। तो के लिए किसका कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक जो होता है तो यहाँ पर के लिए आता है, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है वह संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो अगर आप लोग संप्रदान या करण अपदान नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक तौर पर आप तत्पुरुष समास तो जरूर लिख देना। ठीक है, आप अगर तत्पुरुष समास के भेद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इतना ज्यादा ये नहीं हुई गलती करके आ जाओ, आप मत लिखना, आप सिर्फ लिख देना तत्पुरुष समास, उतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है देश निर्वासित, इस समस्त पद का विग्रह होगा। देश निर्वासित तो क्या होगा, देश से निर्वासित, यानी कि किसी से देश को किसी को देश से निकाला जा रहा है, तो देश से निर्वासित यानी कि अलग किया जा रहा है। अलग करने के लिए जब से लगता है तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देश से निर्वासित इस पद का विग्रह करने से का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से समस्त पद का विग्रह तो हमने बता दिया, मैंने समास भी बता दिया। चूंकि अलग किया जा रहा है, से लग रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। जहां कहीं पे भी कोई चीज, जैसे धनहीन है, धन से हीन, किसी व्यक्ति से धन अलग किया जा रहा है, नेत्रहीन, उससे नेत्र अलग हो रहे हैं, तो वहां कहीं से लग रहा है, हमेशा अपादान होगा। अगर कहीं ऐसी जगह से लगता है जहां पर अलग होने का भाव नहीं है तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, समास किसे कहते हैं। चलिए क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। तो जब हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास, समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। मेघनाद समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास का नाम होगा। मेघनाद आप सभी को पता है, रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद। अब मेघनाद क्यों रखा था, मेघ के समान नाद है जिसकी,
ठीक है, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? मेघ, मेघ, मेघ मतलब बादल। जब बादल गरजता है ना, तो उसके जैसी नाद यानी कि आवाज है जिसकी, तो उसके लिए मेघनाद कहा गया था। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो ये तीसरे पद की तरफ बता रहा है, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ बता रहा है जिसकी आवाज मेघ की तरह हो, तो ये क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। मेघ के समान नाद है जिसका बहुव्रीहि समास। जब समासिक पद में दोनों पद गौड़ हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताएं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5। यहां दिया है द्विगु समास की परिभाषा। जहां पर जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, वहां पर आपका क्या होता है? द्विगु समास। तो देखिए क्या है, जिस समास में पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह या समाहार का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि आप लोग को डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आ गए हम व्याकरण के आखिरी टॉपिक यानी कि प्रश्न संख्या 6 में, जहां पर हमारे सामने रखा जाएगा मुहावरे आधारित 5 प्रश्न और हमें करने हैं 4 प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित निम्नलिखित 5 अति लघु और लघु प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर पहला, अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। जब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए मुहावरा क्या होता है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, क्या है? घड़ों पानी पड़ना है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। तो इस तरीके के मुहावरे आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, या घड़ों, शर्मिंदा होना, या अत्यंत लज्जाजनक स्थिति के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं घड़ों पानी पड़ना भी सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आते हैं, कठिन परिश्रम करना या कठिनाई का अनुभव होना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। कठिन परिश्रम करना क्या कहते हैं? दिन रात एक कर देना। ठीक है, लोहे के चने चबाना, दांतों तले पसीना आना। ठीक है, लोहे के चने चबाना तो वो वाला काम हो जाएगा जिसमें कोई हम असंभव कार्य कर रहे हैं, वो कठिन परिश्रम के लिए मोस्टली सूटेबल नहीं रहता। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना ये तो इम्पॉसिबल काम है, ऐसा काम जिसे करना बहुत असंभव हो, उसके लिए हम लगाते हैं लोहे के चने चबाना। ठीक है, वैसे तो अगर हम कठिन परिश्रम के लिए कहेंगे दांतों तले पसीना आना। ठीक है, दूसरा कठिन परिश्रम कर रात दिन एक कर देना। दांतों पसीना आना, दांतों तले पसीना आने, ए का अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो मैंने बताया ना, लोहे के चने यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसे करना असंभव हो। ठीक है, तो वो आ जाएगा। देखिए क्या है, किसी असंभव कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करने को लोहे के चने चबाना कहते हैं। अतः लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य को संभव करना। चलिए प्रश्न संख्या 4 आ गए। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा? एक एक अक्षर अच्छी तरह से पढ़ने पर भी बड़े भाई साहब की डांट डपट खानी पड़ती थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डांट डपट खाने का क्या होगा? जो चैप्टर में दिया गया है, घुड़कियां खाना। ठीक है, दिया है चैप्टर में, याद है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? घुड़कियां खाना। देखिए क्या है, उपर्युक्त रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा है घुड़कियां खाना, क्योंकि बहुत अधिक डांट पड़ने को घुड़कियां खाना भी कहते हैं। ठीक, पांचवा प्रश्न है, पुलिस चोर को डैश चाहती थी इसीलिए जाल बिछाए बैठी थी। अब अगर मान लीजिए पुलिस चोर को क्या चाहेगी? पकड़ना चाहेगी। अब वो जाल बिछा कर बैठी है, यानी कि वो ये चाह रही है कि तुम कुछ गलत करो और मैं तुम्हें पकड़ूं। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे पकड़ लूं, भाई ऐसे तो चोर, पुलिस को पता होता है ये चोर है, जाकर पकड़ लेगी। तो उसके लिए वो जाल बिछाकर क्यों बैठेगी? है कि नहीं? उसके लिए तो नहीं बैठेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, चोर को वो क्या करना चाहती थी? रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए जाल बिछाकर बैठी थी।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है रंगे हाथों पकड़ना। चलिए अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा में हमारे पास हमारी जो बुक स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श भाग 2, उसके गद्य खंड के 7 अध्यायों में से किसी एक अध्याय से आपके पास एक गद्यांश रखा जाएगा, उसको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। क्योंकि जो हमारा खंड गा है वो क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, इन दोनों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय आप सभी को पता है कि आपकी स्पर्श बुक से ही पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और आपको 5 ही करने हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश। तो गद्यांश देखकर मुझे ये लग रहा है कौन सा हमारा ये चैप्टर है, तातारा वामीरों की कथा। ठीक है, देखिए क्या है, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। किसका, तातारा का। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती पर घोप दिया, यानी कि गाड़ दिया, और ताकत से उसे खींचने लगा। अपनी तरफ नहीं खींचने लगा, ऐसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध से में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तातारा तातारा तातारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। भाई इस एक टुकड़े पर वामीरो थी, दूसरी तरफ क्या था, 2 टुकड़ों में बट रहा था, और दूसरी तरफ तातारा था। दीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, दीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तातारा था और दूसरी तरफ वामीरो। तो किस तरीके से इन दोनों के प्रेम में दोनों अलग हुए, और फिर इसी गद्यांश के बाद बताया गया था कि दोनों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला क्या है, लोगों का सहम जाना किस बात का परिचायक है, भय, करुणा, क्रोध या प्रसन्नता। तो सहम जाना परिचायक होता है भय का। भय मतलब डर का, कि वो सभी डर गए थे, कि यानी कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट है, तातारा को कोई राह न सूझने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब तातारा को कोई राह नहीं सूझ रही थी, इसका कारण क्या था, देखिए। आत्मसमर्पण का भाव, वामीरों से अत्यधिक प्रेम, गांव वालों के प्रति रोष, या उपर्युक्त सभी। अब उसे कोई ना राह सूझने का कारण था ये सभी। पहली बात थी आत्मसमर्पण का भाव। अब उसे किसकी तरफ आत्मसमर्पित था, वामीरों की तरफ। वामीरों से बहुत प्रेम करता था, वो इतना रो रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो वो एक असहजता का भाव था, और गांव वालों की इस नीति के प्रति उसे कहीं ना कहीं गुस्सा था। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन क्या है, लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। बिल्कुल सही है, वामीरो तातारा को इतना गुस्सा आ जाएगा ये चीज उन लोगों ने सोची ही नहीं थी। निष्कर्ष, ग्राम वासियों ने यह कदापि ना सोचा था कि तातारा की प्रक्रिया इतनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, कथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, तातारा और वामीरो अलग कैसे हुए, अपमान के डर से, गांव वालों के दबाव से, परशु मेले की भीड़ के कारण, या भूमि के 2 भागों में कटने से। तो कैसे अलग हुए थे, भाई जाहिर सी बात है भूमि 2 हिस्सों में कट गई थी, एक हिस्से में वामीरो थी, एक में तातारा था, इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ क्या दिया गया है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विचार मेल खाता है। कौन सा विचार मेल खाएगा, चलिए देखते हैं।
जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने वश में कर लेता है वह दूसरों के क्रोध में स्वयमेव बच जाता है। ये जो वक्तव्य है ये सुकरात ने कहा था। तो यहाँ तो था ही नहीं, उसने तो क्या कहते हैं अपने प्रेम को व्यक्त किया, गुस्से को व्यक्त किया था तातारा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। प्रेमचंद, बात सही है। वो क्या उसने क्या हुआ था, अपने मन की बात उसने कुछ कही नहीं थी, खाली उसने ऐसा काम किया था जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। शेख सादी, तो ये बात तो हुई नहीं थी तो ये भी गलत है। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध एवं कठोर वचन, इन चारों से सदा बचते रहना ही वस्तुतः धर्म है। तिरुवल्लुवर, तो यहां पर क्या होगा, ये भी गलत है। तो सही क्या है आपका बी। ठीक है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पर हमारे गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न रखे जाएंगे और जिनमें से हमें सिर्फ 3 प्रश्नों को करना है। ठीक है, कितने प्रश्न करने हैं, सिर्फ 3 नहीं, शायद 2 प्रश्न करने। हाँ ठीक, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर 3 प्रश्न रखे गए हैं, आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो और एक प्रश्न है आपका 6 नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 प्रश्न रखे गए हैं, आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने। फॉर्मेट यही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। परिवार के अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। आपके द्वारा स्पष्ट पाठ पुस्तक में पढ़े गए पाठ के माध्यम से भी यह ज्ञात होता है। कहानी के पात्रों के माध्यम से कथन को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर कहानी के पात्र कौन है, ये हमारे पास जो बात हो रही है ये बड़े भाई साहब से हो रही है। बड़े भाई साहब ने ये बात छोटे भाई को समझाते हुए बताई थी कि चाहे तुम मुझसे पढ़ते हुए आगे निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे उम्र में हमेशा ज्यादा रहूंगा और मेरा अनुभव, जीवन को जीने का जो अनुभव है वो तुमसे हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि माँ बाप पढ़े नहीं है लेकिन तब भी उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है कि नहीं। ये बात बड़े भाई साहब ने बोली भी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी बड़े भाई साहब के पात्र बड़े भाई अपने अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख से प्रभावित होते हैं। उनके भाई के सलाह के बाद उनका अभिभावक और शिक्षकों के प्रति विश्वास बढ़ता है। उन्हें यह समझ में आता है कि समय और परिश्रम से सफलता मिलती है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आदर्श वयस्क और गुरु के मार्गदर्शन से हम भविष्य निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये हमारे अभिभावक, हमारे गुरु जो हमें सीख दे रहे हैं वो अपने अनुभवों के बल पर दे रहे हैं, और अगर हम इनको सीख को हम लेते हैं तो हम भविष्य में काफी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम में पढ़ी एकांकी द्वारा सिद्ध कीजिए कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते हैं। तो एकांकी कौन से, एक ही एकांकी दी गई है, कारतूस। तो यहाँ पर मुट्ठी भर आदमी किसके थे, वो थे वजीर अली के। वो गोरखपुर के जंगलों में हैं और उसी जंगलों में पूरी फौज की टुकड़ी बैठी हुई है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही। ये कैसे हो रहा है, ये जाहिर सी बात है उनकी समझ, उनकी साहस, उनकी वीरता के कारण हो रहा है। पाठ्यक्रम में पढ़ी एकांकी से सिद्ध होता है कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते हैं। यह दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। व्यक्ति के इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और सामर्थ्य उसे ये सफल बना सकते हैं। व्यक्ति का अधिकार बनाना उसकी मेहनत, सामर्थ्य और सही नीतियों का परिणाम है। यानी कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है और उस हिम्मत का आकलन करके आप जिन नीतियों को बनाते हैं वो सच्ची निरंतरता और परिश्रम उसे विजयी बना आ सकती है। वजीर अली द्वारा मुट्ठी भर आदमियों के बलबूते अंग्रेजी फौज को बरसों से चकमा देना। वजीर अली एक साहसी और दृढ़ व्यक्ति थे जिन्होंने मुट्ठी भर आदमियों के बलबूते अंग्रेजी फौज को बरसों चकमा दिया। उनकी निर्णय क्षमता, संगठन क्षमता और तकनीकी ज्ञान ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने साथियों का विश्वास जीता और अपने उत्साह के साथ आगे बढ़कर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। वे अपने देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। वजीर अली ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी और दिखाया कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते हैं।
उनका यह साहस और अद्भुत कारनामा दुनिया को दिखाता है कि एक निर्धन व्यक्ति भी समाज को सकारात्मक बदल सकता है। उसका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि अगर वह विश्वास और सामर्थ्य से काम करें तो हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें परास्त कर सकते हैं। तो बात यह होती है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना सामर्थ्य है कि आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप उसे चकमा दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा, दुख और तकलीफें उसे पीछे नहीं धकेलती, ये हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देती हैं आगे बढ़ जाने की। तो देखिए क्या है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। ये प्रस्तावना सही है, क्योंकि व्यथा और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के मनुष्य में कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, ये हमारे जीवन का ही हिस्सा है। ठीक है, मनुष्य जिस भी समस्या या दुख से गुजरता है वह उससे सीखता है और समस्याओं से निपटने की नई दिशाओं को खोजता है। समस्या से निपटता है कि भाई हम आगे निकलेंगे। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। व्यथा से निराश नहीं होना चाहिए, उससे सीखना और समस्याओं का सामना करना महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, इनसे हमें अपने आप को पीछे नहीं करना है, आगे बढ़ना है, प्रेरणा लेनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, तातारा वामीरो कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, प्रेम क्या है, रूढ़ियां नहीं मानता, यानी कि बंधनों को नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता, बात सही है। ठीक है, और ये आपको बताना किसमें है, तातारा वामीरो की कथा के हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या है। गीत गाती वामीरो को देखकर तातारा अपनी सुध-बुध खो बैठा। उधर आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी तातारा को देख वामीरो भी अनायास ही उसके प्रेम में पड़ गई। बिल्कुल सही हुआ था, जबकि दोनों यह जानते थे कि उनके कबीले की बरसों से चली आ रही परंपरा और रूढ़ियां उनके प्रेम को कभी फलने फूलने नहीं देंगी। लेकिन लोगों के समझाने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्रेम रूढ़ियों की परंपराओं के बंधन को नहीं मानती। प्रेम हो जाए तो ये अपने बस में नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। अब जितने भी समाज की परंपराएं और रूढ़ियां हो वो उन्हें मान नहीं सकता। ठीक, चलिए अब हम आ गए खंड गा के हमारे काव्य खंड में। अभी हम गद्य खंड कर रहे थे, गद्य खंड में बहुविकल्पीय आए, वर्णात्मक आए। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमारे पास काव्य खंड में आएंगे। देखिए पहले क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्य खंड में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। ठीक है, इन 7 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से रखा जाएगा आपके पास काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़ना है हमें और इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 करने, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव की रीति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो चैप्टर हमारा कौन सा है, ये मनुष्य था, उससे लिया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है पुस्तकों में भी उसकी वाहवाही छपती है। सरस्वती यानी कि पुस्तकों में भी उसके बारे में छपता है। ये धरा भी उससे कृतार्थ होती है कि ऐसा व्यक्ति मेरी धरती पर जन्म लिया। उसी उदार यानी उसी परोपकार व्यक्ति की जो वाहवाही है, प्रशंसा है, वो ना जाने कितने समय तक सब लोग पूजते रहते हैं, पूजते रहते हैं। ठीक है, उसी उदार को ये पूरी धरती पूजती है कि भाई व्यक्ति हो तो ऐसा हो, कर्म हो तो ऐसा, इस तरीके से बोला जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कि हमें ऐसा साहस इन व्यक्तियों को देखकर मिलता है कि जिसे उस साहस को जो कोई तोड़ ना सके, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे, यानी कि अपने जीवन को वो त्याग कर दे दूसरों की भलाई के लिए। अब इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उसी उदार शब्दों को दोहराव द्वारा कवि डैश के बारे में बताना चाहता है।
उसी उदार उन्होंने बार बार बताया ना, तो ये क्या बताना चाहता है? अभिमान, आत्मज्ञान, परोपकार या स्वाभिमान। तो जाहिर सी बात है उसी उदार के माध्यम से वो परोपकार के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो दूसरा परोपकार, पर उपकार, यानी कि दूसरे का भला करने वाला व्यक्ति ही जो है वो पूजा जाता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में रेखांकित शब्द के अनुसार धरती की भावनाओं का सही कारण पहचानिए। ठीक है, धरती की भावनाओं का कारण क्या है? प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के कारण भाव विभोर हो रही है? नहीं। अपने कार्यों में लोगों के सहयोग के कारण प्रसन्न हो रही है? महान मनुष्यों के सद्गुणों को देखकर संतुष्ट हो रही है? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निवेदन कर रही है? तो धरती जो है इतनी भावनाओं से भरी है, इसका सही कारण क्या है? वो है महान मनुष्यों के सद्गुणों को देखकर संतुष्ट हो रही है। जो इतने महान उसकी धरती पर जन्म लिए, उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। नेक्स्ट है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। क्या दिया है? कवि के अनुसार डैश का डैश सदैव जीवंत रहता है। किसका? मनुष्य का यश, दानवीर का भाग्य, उदारता का भंडार या ईमानदारी का प्रचार। तो जाहिर सी बात है कवि के अनुसार मनुष्यता का यश सदैव जीवंत रहता है, यानी कि अगर मनुष्यता करी जाए, दूसरों का भला किया जाए, तो उस व्यक्ति का जितना भी मान सम्मान है वो सदियों तक गूंजता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर आपको बताना है। कथन ए है, कवि कह रहा है कि उदार व्यक्ति ही विश्व में अखंड आत्मीय भाव भरता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। उपर्युक्त काव्यांश में लोगों की आपसी दुर्भावनाओं के कारण कवि बहुत दुखी है, ऐसा तो नहीं कुछ कहा गया है। तो यहाँ कथन सही है मगर कारण गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का मुख्य विचार पहचानिए। अब इसमें किस बारे में बात करी जा रही है आपको ये पहचानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्याग तभी करो जब उसकी सराहना मिलने की आशा जीवित हो। ठीक है, ऐसे कर्म करो कि जीवन से मुक्त होने पर भी लोग याद रखें। बात सही है। दानी और परोपकारी बनो किंतु स्वेच्छाओं का भी मान रखो, यानी कि अपनी इच्छाओं का भी मान रखो। दानी बनो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी इच्छाएं भी मान रखो। प्रसिद्धि पाने के लिए स्वजनों के प्रति त्यागी बनो। नहीं, तो इसमें जो सही है वो क्या है? ऐसे कर्म करो कि जीवन से मुक्त होने पर भी लोग याद रखें। भले तुम जीवन इस दुनिया से चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण तुम मौत के बाद भी याद किए जाओ। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया है? निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे, 3 प्रश्नों को हमें करना है। काव्य खंड पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, 5 प्रश्न रखे गए हैं, 3 प्रश्नों को हमें करना है। 25 से 30 शब्द दोगे तो एक के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे? 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिवरो घरो अंधेरो। उपर्युक्त पंक्ति में मीरा के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, वह कृष्ण से क्या विनती कर रही हैं? तो उन्होंने क्या बोला? आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। अब यहाँ पर उन्होंने आधी रात मिलने को बोला कि मतलब वो समय, पूरे जो समय होता है दिन और रात का, सबसे कठिनकारी समय होता है। तो अगर आप मुझे आधी रात भी मिलने के लिए आओगे तो मैं भी तब भी आपसे मिलूंगी, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थिति चाहे जैसी हो मैं आपसे मिलूंगी। तो वो क्या बोलती हैं? आधी रात को आप जमुना जी के किनारे मुझे दर्शन दीजो। ठीक है, और नदी के किनारे ही क्यों? क्योंकि रात के समय जो है वहां के प्राणी बहुत भयंकर हो जाते हैं। जो जब निशाचर प्राणी होते हैं ना, वो नदी के किनारे ही पानी पीने के लिए आते हैं। तो नदी के किनारे की स्थिति बहुत बुरी होती है। अगर आप जरा सी मिस्टेक करोगे तो वो, उस समय तो भाई जंगल ही जंगल हुआ करता था। शेर, चीते, मगरमच्छ, सांप, ये सभी नदी के किनारे रात में पहुंच जाते थे शिकार के लिए। तो उस समय अगर आप बिल्कुल मुश्किल समय में मुश्किल स्थान पे बुलाओगे तो भी मैं आऊंगी। ठीक है,
तो मतलब इसीलिए उन्होंने बोला कि आधी रात में और जमुना जी के किनारे। नेक्स्ट है क्या, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवरो घड़ो अंधेरो। तो कह रहे हैं मीरा के जो प्रभु हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनसे मिलने के लिए मेरा दिल अधीर हो रहा है, ये चीज उन्होंने कही है। देखिए क्या है, मीरा अत्यंत व्याकुल हैं, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण जी से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। वह विनती करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे यमुना नदी के किनारे आधी रात में दर्शन देकर कृतार्थ करें। आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही गिरधर नागर हैं, इसीलिए आप ही मेरी व्याकुलता को दूर कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। दूसरा प्रश्न है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। तो ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, हमारे काव्य खंड का अंतिम अध्याय है आत्मत्राण, चैप्टर नंबर 7, वहां से लिया गया है। देखिए क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि विपरीत परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करना चाहता है, वह ईश्वर से किस प्रकार की सहायता चाहता, वह ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर दया मत करो, ना आप मेरी परेशानियों को दूर करो, कुछ नहीं करो, लेकिन बस आप मेरे अंदर इतनी साहस दो, इतनी हिम्मत दो कि चाहे कुछ भी बुरी स्थिति हो मैं उनसे लड़ सकूं, चाहे ये दुनिया पूरी खिलाफ हो जाए मगर मैं हार ना मानूं, आप पर एक पल को भी संशय ना करूं, है ना। देखिए क्या है, कवि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे हानि हो या लाभ प्राप्त हो, वह दोनों ही स्थितियों में अपना मनोबल ना खोए, कुछ भी हो ईश्वर उसे प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने का आत्मबल प्रदान करे। हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे प्रतिदिन भय से दूर रखें, यानी कि जो डर है उससे दूर रखें, आप केवल मुझे स्वस्थ रखें ताकि अपनी शक्ति के सहारे संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए नहीं बोला, बस अपने सामर्थ्य को बनाए रखने की प्रार्थना करी कि बस ऐसा करिए कि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, मैं उसको बनाकर रखूं। चलिए तीसरा प्रश्न है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तुरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अभी पंक्तियां कहां से ली गई हैं, पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई हैं। ठीक है, अब इन पंक्तियों पे रखे गए हैं दो प्रश्न। देखिए क्या है, उपर्युक्त पद में कवि ने किसका वर्णन किया है, ये जाहिर सी बात है पर्वतों पे उगने वाले वृक्षों का वर्णन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग किया गया है और एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनका मानवीयकरण किया गया है। ठीक है, अब गिरिवर के उर से यानी कि यहाँ पर पर्वत को मानवीयकरण कर दिया गया कि उसका एक हृदय है। अब उच्च कांक्षाएं किसकी हैं, जो है वो वृक्षों की हैं, तो इनका भी मानवीयकरण हो गया। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। इस पद में कवि ने पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष का वर्णन किया है। पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो उनके हृदय में अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं जो चिंतातुर आकाश को देख रहे हैं। ठीक, अब दूसरा जो था अलंकार बताना है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पंक्तियों में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि उन पर्वतों को क्या देख रहे हैं, झांक रहे हैं अनिमेष, तो पेड़ों को देखने की बात कही है जो मनुष्यों द्वारा होता है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार। क्योंकि वृक्ष चिंता में है जबकि मनुष्य एक प्राणी है, कवि ने इस प्रकार वृक्ष को मनुष्य की भांति चित्रित करने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर क्या दिया गया है, कबीर ने सच्चा भक्त या पंडित किसे कहा है, पंडित या भक्त होने के लिए क्या आवश्यक है। सच्चा भक्त या पंडित क्या होता है, जो प्रेम से बात करता है, प्रेम से अक्षर बोलता है, यानी कि जिसे प्रेम का एहसास है वही सच्चा भक्त या पंडित है। तमाम किताबें पढ़ लो, पोथियां पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, कबीर ने सच्चा भक्त या पंडित उसे कहा है जो प्रभु के विरह में बेहाल हो, प्रभु के प्रेम का अनुभव हो। उसका मानना है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई सच्चा भक्त या पंडित नहीं बनता है। आप जितने ग्रंथ पढ़ लो कोई मतलब नहीं है।
अपितु जिसने ईश्वर प्रेम का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया, यानी कि ईश्वर इसके प्रेम को समझा, वही संसार का सबसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी है। इससे स्पष्ट है कि पंडित या भक्त होने के लिए ईश्वर प्रेमी होना आवश्यक नहीं। आप पंडित हैं, भक्त हैं, इसके लिए आप ईश्वर प्रेमी बने ये जरूरी नहीं। ठीक है। 5वां प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्यता कविता का ये पंक्ति है, मनुष्य मात्र बंधु है, यानी कि ये जितने भी मनुष्य हैं ये आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सभी को इस पृथ्वी पर लाने वाले परम पिता परमेश्वर है। तो हम सभी के भाई मित्र, हम सभी क्या हुए, जब हमारे परम पिता एक हैं तो जाहिर सी बात है हम सभी एक भाई भाई है ना। तो इसीलिए हमें बंधुत्व की भावना को बनाए रखना चाहिए। इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं। कैसा है, बाहरी भेद है, और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अगर हमने गलत किया है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मनुष्य मात्र बंधु है, इसीलिए वसुंधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जितना भी है सब जो कमजोर है उनकी पीड़ा को दूर करें। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल की मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। मतलब सब भाई भाई बनकर रहें, ये ध्यान रखना। हम चाहे किसी भी धर्म और जाति के हों, हमारे बीच भाव कैसा होना चाहिए, जैसे एक भाई दूसरे भाई को प्रेम करता है उस तरीके से। चलिए, अब हमारी आ गई पूरक पाठ्य पुस्तक, कौन सी है, संचयन भाग 2। संचयन भाग 2 में हमारे पास 3 अध्याय हैं। हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला। इस पर आधारित 3 प्रश्न रखे जाएंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। अब जो हमारी पुस्तक है संचयन, इसके 3 अध्यायों में से हमारे पास 3 ही प्रश्न रखे जाएंगे और सिर्फ 2 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 3 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 6 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, जिसका धन व रहे उपास, खाने वाले करें विलास। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये पंक्ति है हरिहर का पाठ के आधार पर। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ समझाते हुए सही व्याख्या कीजिए। अब ये बात क्या है भाई, हरिहर काका के पास प्रॉपर्टी थी, सब कुछ थी, जब तक वो उनके भाई के पास थे तो यहाँ पर क्या है, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। उनकी खेती से जो सामान आ रहा है, घर के सब लोग खा रहे हैं, सब कुछ ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहली स्थिति यहाँ थी। दूसरी स्थिति क्या थी कि जब दोनों तरफ से वो धोखा खा गए, मठ से भी खा गए और घर वालों से, तो वो अलग घर लेकर रहने लगे। वहां पर उन्होंने एक नौकर रख लिया, एक पुलिस वाला रख लिया। अब वो बेचारे पहले से दुखी, गुमसुम, ना कुछ ठीक से करें, लेकिन उनके पैसे पे वो नौकर और पुलिस वाले खा पी रहे थे। तो ये 2 ऐसी स्थितियां पाठ में बताई गई हैं, जहां पे जिसका धन है वो तो उपवास कर रहा है, वो ना मजे कर रहा है ना खा रहा है, और दूसरा जो है वो उस पर ऐश कर रहा है ना। अर्थ क्या है, जिसका धन रहे उपास, अर्थात अपने पास संपत्ति होने पर भी भूखे रहना, और खाने वाले करे विलास, अर्थात दूसरे लोगों द्वारा मौज मस्ती किया जाना। ठीक है, ये बताइए। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। क्या है, जिसका धन रहे उपास, अर्थात अपने पास संपत्ति होने पर भी भूखे रहना और खाने वाले अर्थात दूसरों की मौज मस्ती किया जाना। हरिहर काका के पास अपनी संपत्ति होने पर भी उनका भूखे रहना और उनकी संपत्ति पर दूसरे यानी स्वार्थी लोगों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होना, ये चीज बताई गई है ना कि किस तरीके से यहाँ पर उनको उनके पैसों पर सब ऐश कर रहे थे। ठीक है, अब आ गए प्रश्न संख्या 2। क्या दिया गया है, सपनों के से दिन पाठ में मास्टर प्रीतम चंद जो पीटी के टीचर हैं और हेड मास्टर शर्मा जी के 2 विपरीत स्वभावों का वर्णन किया गया है। छात्रों पर भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अपने निकट के किन्हीं 2 विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों का वर्णन कीजिए। आपके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है समझा कर करिए। जिनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत हो उनका आपको वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, सपनों के से दिन पाठ में वर्णित हेड मास्टर शर्मा जी छात्रों से अधिक प्रेम करते थे।
वह पुरस्कार अपनत्व के माध्यम से छात्रों को अनुशासित रखने के पक्षधर थे। मतलब प्यार से करिए, अच्छा किया है तो अप्रिशिएट कीजिए, जो गलत कर रहे हैं उन्हें समझाते थे। वह शारीरिक दंड के पक्षधर कभी न थे। जबकि मास्टर प्रीतम चंद पीटी से सभी छात्र डरते थे। क्यों? क्योंकि वो दंड बहुत देते थे, है ना, क्योंकि वह अत्यंत सख्त अध्यापक थे। वह शारीरिक दंड के पक्षधर भी थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि सख्त व्यक्तित्व के कारण छात्र भी प्रभावित होते थे। मतलब डरते थे तो उनके द्वारा दिए गए कामों को भी समय से करते थे। उनके अंदर भय का भाव भी जागृत हो जाता था, डरते थे मार से। जबकि स्नेहशील व्यक्तित्व के कारण छात्र नैतिक बातों को सीखने के इच्छुक रहते थे। अब अगर कोई प्यार से बात करेगा तो समाज में रहने, दूसरों से व्यवहार करने के जो तरीके उन्हें सिखाते थे हेडमास्टर जी, वो अच्छे से सीख जाते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सपनों कैसे दिन पाठ में मास्टर प्रीतम चंद पीटी और हेडमास्टर शर्मा जी के दो विपरीत स्वभावों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आपके आस पड़ोस कोई ऐसा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। मेरे पड़ोस में एक घर ऐसा है जहां एक दीदी रहती है। वह अत्यंत गुस्सैल है, इसीलिए मुझे उनके पास जाने में भय महसूस होता है। उसी घर में उनकी छोटी बहन भी रहती है, जो कोमल स्वभाव की है और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो कोमल स्वभाव की है, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे मार्गदर्शन भी करती है। तीसरा प्रश्न है, क्या है? उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। मास्टर जी की इस प्रतिक्रिया से बलभद्र के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, अपनी विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो टीचर्स का ये बहुत रोल हो जाता है, जिम्मेदारी भी हो जाती है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझें, उसको एक्स्ट्रा टाइम दें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कमजोर बच्चों के लिए उसी का उदाहरण दिया जाए तो एक तरीके से उसे बहुत ह्यूमिलेट किया जा रहा है पूरी क्लास के सामने। तो सोचो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, है ना। वही आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए क्या है, मास्टर जी की प्रतिक्रिया से बलभद्र के मन पर यह प्रभाव पड़ा कि उसका कक्षा में बैठने का बिल्कुल मन ना होता तथा अपमान के कारण उसका पढ़ाई में भी पूर्ण रूप से मन ना लगता। अब उसका अपमान हो रहा है तो उसका मन नहीं लगता। कक्षा में अपमानित किए जाने पर अन्य छात्रों द्वारा भी तिरस्कार मिलता। जब टीचर ह्यूमिलेट कर रहा है तो बच्चे भी इसी तरीके से चलते थे, जिसके कारण उसके नए मित्र नहीं बन पाते। मास्टर जी का इतना भय हो गया था कि किसी विषय पर रुचि होने पर भी वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते। यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, वो अच्छे से बता पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो मास्टर के डर के चलते वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था, बता ही नहीं पाता था। चलिए अब हम आ गए खंड घा। खंड घा जो कि हमारा रचनात्मक लेखन है, ये आखिरी खंड है। अब इसमें हमारे सामने हमारे लेखन पे आधारित प्रश्न रखे जाएंगे। अब लेखन पे आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन और सूचना लेखन। तो ये हैं, इन्हीं पर प्रश्न हैं आपके पास में। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब आपके सामने 3 शीर्षक दिए गए हैं, 3 टॉपिक दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें किसी एक विषय पर आपको संकेत बिंदुओं के हिसाब से अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो देख, तो कोई एक करोगे, जो भी करोगे आपको 120 शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे कितने? 5। पहला है G20 शिखर सम्मेलन, ये टॉपिक है। इस पर लिखना क्या है? आवश्यकता क्यों है इसकी, इसका महत्व क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली 2024 में G20 सम्मेलन जो है वो पूर्ण हुआ, उस पर है। चलिए देखते हैं क्या है। G20 शिखर सम्मेलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया में 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। तो वो 20 जो हैं प्रमुख देश जो हैं वो G20 के सदस्य हैं। और इन सम्मेलनों में बात क्या होती है? वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बात होती है।
व्यापार बिजनेस के बारे में, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में, और विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। तो ये 20 प्रमुख देश हैं जो G20 के सदस्य हैं और मिल बैठकर इन टॉपिक पर वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया ने रिसेंटली इसे होस्ट भी किया है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए G20 की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। अब चूंकि हम खाली एक देश नहीं रह गए हैं, हम डिजिटली अब बहुत देशों से, बहुत बाहरी चीजों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इन सारी बातों में बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, इस सम्मेलन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर नीतिगत समन्वय को मजबूत करता है, यानी कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इनको आपस में लाता है और उनसे सारी चीजों को मनवाता है और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होता है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक, जो आपका वित्तीय का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता का मतलब हो गया स्टेबिलिटी। आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे देशों की जो है इकोनॉमिक्स डाउन जा रही है, उनका ग्रोथ रेट बहुत कम जा रहा है, वो सारी चीजों के लिए व्यापार सुधार, सतत विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत पर G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन ने देश की वैश्विक साख को बढ़ाया है, इसे एक प्रभावशाली नीति निर्माता के रूप में स्थापित किया है। भारत ने वसुंधैव कुटुंबकम की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल नवाचार और आर्थिक सहयोग पर बल दिया है। इससे विदेशी निवेश बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत होने की संभावनाएं बनी। इस प्रकार G20 न केवल वैश्विक बल्कि भारत के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो भारत भी इसके चलते आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम आ गए अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा। बिल्कुल सही है, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। अब इसके लिए संकेत बिंदु क्या है ये, क्यों है और इसके प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट क्या है, इन 3 संकेत बिंदुओं पर आपको ये लिखना है। देखिए क्या है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो तब आती है जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, नदियों का जलस्तर बढ़ने या बांध टूटने के कारण जलभराव होता है। बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो नदी का जलस्तर बढ़ता है या बांध टूट गए तो होता है। यह आपदा अक्सर निचले इलाकों में अधिक प्रभाव डालती है, जिससे धन जन की भारी हानि होती है। ठीक, बाढ़ आने के कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अत्यधिक वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमखंडों का पिघलना, नदियों के किनारे अतिक्रमण, जल निकासी प्रणाली की खराबी और वनों का अंधाधुंध कटाई। तो ये सभी कहीं ना कहीं पानी को बहुत हद तक रोक के रखते हैं। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो बाढ़ आती है। इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ अनियमित छेड़छाड़ भी बाढ़ की स्थिति को गंभीर बना देती है। तो अब ये प्राकृतिक जल स्रोत हमारे क्या है, नदी है, अगर इनके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी गंभीर रूप धारण करते हैं। बाढ़ के प्रभाव विनाशकारी होते हैं। इनसे घर, फसलें, सड़कें और बुनियादी ढांचे नष्ट हो जाते हैं। पानी बॉर्न यानी कि जो पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। अब जैसे बाढ़ आ जाती है तो क्या होती है, जिस एरिया में बाढ़ आई लोग वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, जिससे गरीब और वंचित समुदायों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि उचित जल प्रबंधन, वनीकरण और सुनियोजित शहरी विकास से बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हम सारी चीजों को ठीक से रखेंगे तो ये बाढ़ के प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम भी हो जाते हैं। इस प्रकार बाढ़ एक गंभीर चुनौती है जिसके समाधान के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। अगर आप इसे हल करना चाहते हो तो एक बार नहीं करने से होगा, इसे लगातार इसके प्रयास करते रहेंगे, तब इस तरह की किसी प्राकृतिक आपदा से हम बच पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। तीसरा और आखिरी टॉपिक है हमारा क्या, मेरी अंतरिक्ष यात्रा।
क्या दिया गया है तीसरा टॉपिक, मेरी अंतरिक्ष यात्रा। तो जाहिर सी बात है आप में से शायद ही कोई अंतरिक्ष गया हो, लेकिन अब ये पूरी तरीके से कल्पना पर आधारित होने वाला है। संकेत बिंदु क्या है, विस्तार और समापन। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको कल्पना करनी है इस चीज के लिए। चलिए देखते हैं कल्पना कैसे करी जाएगी। मेरी अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष यात्रा एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव है जहां पृथ्वी की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में प्रवेश किया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अद्भुत उपलब्धि है जिसने मानव को पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों और आकाशीय पिंडों को समझने का अवसर दिया है। आकाशीय पिंड यानी कि जो दूसरे ग्रह हैं उनको हम समझ पा रहे हैं। मेरी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव अविस्मरणीय था, यानी कि मुझे ये जो अनुभव हुआ ये अविस्मरणीय, यानी कि जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। जैसे ही हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकला, मैं भारहीनता की स्थिति महसूस करने लगा, यानी कि अब मैं हल्का हल्का लाइट महसूस करने लगा, क्योंकि हम उड़ने लगते हैं, ग्रेविटेशन होती नहीं है, ठीक है। खिड़की से पृथ्वी का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। नीले और सफेद रंग का अद्भुत संगम। यह चंद्रमा और अन्य ग्रहों का अवलोकन कर रहे थे और वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे। वहां का सन्नाटा असीम शांति अद्भुत था, यानी कि अब क्योंकि वहां पे भाई जो है साउंड वेव्स तो होती नहीं है जो बात हमारी इधर से उधर आवाज प्रभावित कर सके, तो वहां एक सन्नाटा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हमारा यान धीरे धीरे पृथ्वी की ओर वापस आने लगा। पुनः वायुमंडल में प्रवेश करते समय होने वाले कंपन को महसूस करना रोमांचक था, क्योंकि जब हम अपने वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बहुत तेज घर्षण होता है। अंततः हमारा यान सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर गया। यह अनुभव न केवल विज्ञान की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो क्या जो हम ये भी देखते हैं कि भाई विज्ञान क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हम जान और समझ पाते हैं कि इतना उसने डेवलपमेंट कर लिया है कि हमें पृथ्वी से बाहर ले जाके और वापस ले आता है। मेरी यह अंतरिक्ष यात्रा जीवन का सबसे अनोखा और यादगार अनुभव था। तो मतलब सबसे अनोखा और यादगार अनुभव रहा, क्योंकि ऐसा तो शायद ही, तो मेरे हिसाब से हम सभी लोग इस पे काल्पनिक ही लिख पाएंगे, क्योंकि शायद ही कोई आप में से अंतरिक्ष गया हो, अगर गया हो तब तो पूरे तरीके से अपना अनुभव लिख पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए खंड घ के दूसरे और प्रश्न पत्र के 13वें प्रश्न में, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र रखे गए हैं। दोनों में से हमें एक पत्र को करना है। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो 2 दिए गए, दोनों में से किसी एक पर आप लिखोगे 100 शब्दों में और उसके लिए नंबर मिलेंगे आपको 5। ठीक, चलिए देखिए क्या है। आप सौम्य या सौम्या हैं। अपने विद्यालय की अटल प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरण मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिससे विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर सकें। तो जब आप इसके लिए लिख रहे हैं तो या तो आप एक टीचर की हैसियत से लिखोगे, या आप क्लास मॉनिटर की हैसियत से लिखोगे, या आप साइंस सेक्शन के हेड के हैसियत से लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप जिस लिए पत्र लिखना चाह रहे हो आपको पता होना चाहिए, क्या आप एक एज अ स्टूडेंट के हैसियत से नहीं लिख सकते, किसी पोस्ट को आप होल्ड करते हो तो ही ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये एक औपचारिक पत्र है। चलिए देखते क्या है। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2000। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग के और लास्ट के प्रारूप में आपको 1 नंबर मिलते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखिएगा। आरंभ और अंत आपको बहुत संभल के करना है। विषय है प्रयोग के लिए आधुनिक उपकरण मंगवाने हेतु महोदय। ठीक है, क्या दिया है, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम सौम्या है। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की विज्ञान विषय की शिक्षिका हूं। एज अ टीचर लिख रहे हैं। छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास नवीन उपकरण नहीं है, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं है। छात्रों को विज्ञान विषय में निपुण बनाने के लिए नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की अटल प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करें, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में छात्र उन्नति कर सकें। आपकी अति कृपा होगी। तो एज अ साइंस टीचर हमने इसको लिखा कि इस तरीके की प्रॉब्लम है ताकि बच्चे अच्छे से करें और साइंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। धन्यवाद, भवदिया सौम्या, कक्षा 10 की शिक्षक। सिंपल।
ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र क्या दिया गया है। आप A64 कृष्णानगर दिल्ली निवासी अजय या अजया हैं। सरकार की जनधन योजना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। शब्द सीमा 100 शब्दों की है। तो ये भी औपचारिक पत्र है भाई, आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र है, तो दोनों ही पत्रों में से आपको जो सही लगे उस पर आपको एक लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। सेवा में माननीय संपादक महोदय, अमर उजाला आगरा, दिनांक 18 अगस्त 2000, विषय है सरकार की जनधन योजना के संबंध में महोदय। ठीक है, मैं अजय A64 कृष्णानगर नई दिल्ली का निवासी हूं। मैं आपके समाचार पत्र यानी कि अमर उजाला का सक्रिय पाठक हूं। हाल ही में सरकार द्वारा जनधन योजना की व्यवस्था की गई। कुछ लोग अभी भी इस योजना से पूर्ण रूप से अवगत नहीं हैं। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता है। मैं जनधन योजना के विषय में अपने कुछ विचार जनता तक आपके समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जनधन योजना वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, इसीलिए सभी लोग इसका सहयोग करें। तो आप सभी को इस चीज के लिए अवगत करा रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका पत्र अखबार में छपे, तो आप यहां सभी को संबोधित करते हुए लिखेंगे। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, बीमा, ऋण, पेंशन इत्यादि सेवाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विचार से अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, भवदीय अजय, A64 कृष्णानगर नई दिल्ली। ठीक है, चूंकि आपका एड्रेस दिया हुआ है इसलिए आप यहाँ पर पूरे एड्रेस को मेंशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना तैयार करिए। आपको दो सूचनाएं दी गई हैं, दोनों में से किसी एक विषय पर आपको सूचना लिखनी है, लेकिन वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ड्स की, है ना। और इसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली सूचना। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ रचनात्मक लेखन में, आपको इसके फॉर्मेट्स ध्यान से देखने हैं। क्या क्या फॉर्मेट्स हैं इसके। अब क्या देखें, आप विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की विवरण सहित सूचना तैयार करनी है आपको। अब ध्यान से पहले समझिए, बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, सूचना। उसके बाद विषय देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अब चूंकि बाल दिवस कब होता है, 14 नवंबर को, तो उससे पहले आप सूचना दे रहे हो 2 दिन पहले, 12 नवंबर। ठीक है, क्या है, आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि आपके विद्यालय में बाल दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें अन्य विद्यालय के बालकों को भी आमंत्रित किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी छात्र अपने पारिवारिक सदस्यों को भी साथ लेकर जा सकते हैं। शाम 8 बजे आप सभी लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया। अब ये कब है कार्यक्रम, ये 14 नवंबर 2000 को है, शाम को 7 बजे है, स्थान है विद्यालय परिसर। अब इसे इनवाइट कौन कर रहा है, प्रत्युष है कौन, सचिव हैं सांस्कृतिक इकाई के। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया ना कि हमने पहले एक बॉक्स लिया, पहले संस्था का नाम होता है, फिर सूचना लिखते हैं, फिर सूचना का विषय दिया जाता है, डेट दिया जाता है, फिर जो भी विषय वस्तु है उसको लिखकर, और जिसने ये सूचना इशू करी है उसका नाम हम एंड में मेंशन कर देते हैं। ठीक, चलिए अब अथवा करके हमारे पास दूसरी सूचना है। क्या है, आप रजत चट्टोपाध्याय या रजनी रस्तोगी हैं, मोहल्ला सुधार समिति के सचिव हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार करनी है आपको। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है, फिर से ध्यान रखिए, पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे, उसी के अंदर आपको सूचना लिखनी है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। फिर संस्था कौन है, गौतम बुद्ध मोहल्ला उत्तर प्रदेश। फिर सूचना लिखेंगे, फिर सूचना का जो विषय है वो क्या है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान। फिर डेट डाल दीजिए 12 सितंबर 2000, जो भी डेट डालनी है आप डेट डाल दो। फिर है, आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि आपके मोहल्ले में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू होने वाला है।
इसके द्वारा लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों के कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़ा मतलब क्या होता है? 15 दिन का आयोजन, ठीक है। जिस पखवाड़े का मतलब ही होता है 15 दिन, जिससे से ज्यादा व्यक्ति इसमें भाग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। कब हो रहा है? दिनांक 15 सितंबर 2000 को। समय है सुबह 10 बजे। स्थान है गौतम बुद्ध मोहल्ला। और आप कौन है? रजत चट्टोपाध्याय, सेक्रेटरी हैं मोहल्ला सुधार समिति के, ठीक है। चूंकि आपका पोस्ट भी दे दिया, आपका नाम भी दे दिया, तो वो सारी चीजें आप यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 15। यहां पर क्या दिया गया है देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार करिए। अब आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक विज्ञापन करना है। क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर पर प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक विज्ञापन आपको दे रहा है करने के लिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पर योगा का एक पोस्चर हमने बना दिया, आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को होता है। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है योग, रोग देश से दूर भगाएं। आइए विश्व योग दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर अपने जीवन में नियमित रूप से योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन की रचना करें। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस है कब? 21 जून। किसने इशू किया है? क्वेश्चन में ही दे दिया था, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये इशू हो रहा है, ठीक। याद रखिए विज्ञापन भी आपको ब्लॉक के अंदर ही बनाना है। जैसे सूचना आप ब्लॉक में बना रहे थे, वैसे विज्ञापन के लिए भी आप एक ब्लॉक बनाओगे और तब उसी के अंदर विज्ञापन लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास वोकल फॉर लोकल, ठीक है। स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। तो लोकल तौर पर बहुत सारे कारीगर होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कुम्हार हो गए या लकड़ी का काम करने वाले लोग हो गए या बुनाई कढ़ाई वाले लोग हो गए। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को आप ले लो वोकल फॉर लोकल और उसके लिए आप ये बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिया? मिट्टी के दियों के लिए एक कुम्हार की विनती बनाकर दिए मिट्टी के, जरा सी आस पाली है मेरी मेहनत खरीदो लोगों मेरे घर भी दिवाली है। यानी कि ये जो वहाँ के जो लोकल होते हैं उन लोगों ने ये सारी चीजें बनाई हैं कि भाई तुम हमसे अगर सामान खरीदोगे तो हमारी दीपावली भी अच्छी जाएगी, है ना। आप एक दीपक इनसे खरीदेंगे, इनके चेहरे पर भी चमकी, इन चेहरे भी चक्री फुलवारी से ज्यादा चमकेंगे। तो मोस्टली कोशिश करिए कि उन लोगों से लीजिए जो स्ट्रीट पे बैठते हैं। जैसे हम लोग के पास होते हैं ना, बहुत सारे सब्जी वाले आते हैं, हम लोग ब्रांड से बाहर से मंगा लेते हैं, उससे अच्छा है जो लोकल है उनके लीजिए। तो वो वोकल फॉर लोकल होता है, जो लोकल लोग हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको लीजिए, तो उनसे बहुत फ़ायदे, उनको भी उनके घर में भी खाने पीने को हो जाता है। बनिस्बत हम ब्रांड्स पे खर्च करेंगे तो हमारा वो पैसा तो देश के बाहर जाएगा ना, हमारे देश के लोगों के लिए तो काम ही नहीं आएगा और गरीब के गरीब ही बने रहेंगे। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 16 जो हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक लघु कथा रखी गई है और एक ईमेल रखा गया है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। क्या है? निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लघु कथा या ईमेल लिखिए। जो भी आप लिखेंगे उसके लिए 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए शब्द सीमा आपको 80 बता दी गई है। देखिए क्या, आप श्वेता कपूर या शैलेंद्र कपूर हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम श्वेता कपूर है, अगर आप लड़की हैं तो आपका लड़के हैं तो आपका नाम शैलेंद्र कपूर है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, प्रेजेंट समय में, इसीलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ ही हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसके रूप में आप पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में के ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त करिए। अब आपको अनुमति चाहिए इसके लिए, तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। तो ईमेल का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, shweta@gmail.com। अगर आप श्वेता हैं, नहीं तो आप अगर लड़के हैं तो आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। अब किसको लिख रहे हैं यहाँ पर? पूनम भागले @gmail.com और राहुल @gmail.com। क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, साथ ही साथ आपके विभाग के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए हिंदी विभाग के HOD अलग होते हैं, हर विभाग के HODs होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो उनको भी लिख रहे हैं। तो आपने प्रधानाचार्य को भी लिखा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी लिखा, तो इसलिए हमने सीसी पर इसे अटैच किया है। ठीक है, दिनांक लिखिए, विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता। मान्यवर, मेरा नाम श्वेता कपूर है, मैं विज्ञान की छात्रा हूँ। 11वीं कक्षा में सभी विद्यार्थी विज्ञान के साथ साथ अतिरिक्त विषय के रूप में हिंदी विषय को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। साथ ही हिंदी ने विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान को सुदृढ़ किया है। हिंदी साहित्य समाज को निर्माण के पथ पर अग्रसर भी करती है। आपसे निवेदन है कि हमें हिंदी विषय को पढ़ने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। धन्यवाद, श्वेता कपूर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह मुझे लगता है कि आपको अपनी कक्षा लिखनी चाहिए, क्लास 11th A B C जो भी है आप उसे लिखोगे। ठीक है, चलिए अथवा करके अब हमारे पास क्या है, एक लघु कथा हमें लिखनी है। ठीक है, टॉपिक क्या दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विषय पर लघु कथा लिखिए 100 शब्दों में, यानी कि तुम जैसा करोगे उस तरीके से भरोगे। चलिए देखिए क्या है। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। ठीक है, क्या करता था, अपने ही गांव के व्यक्ति से खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन खरीद रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा कि भाई मैं 1 किलो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे भी तो तौलना चाहिए कि भाई 1 किलो है कि नहीं है। उसने तौला तो 100 ग्राम कम था। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आया कि भाई मैं तो विश्वास करके तुमसे ले रहा था, लेकिन तुम तो 100 ग्राम तुम कम दे रहे थे मुझे, यानी कि मुझे ठग रहे थे। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसे उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। पंचायत ने कहा कि तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। वो व्यक्ति बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं में मक्खन तौलता हूँ। अब आपको आपको जो पूछना है वो इस दुकानदार से पूछिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुकानदार, एक दुकानदार शॉपकीपर दूसरे से मक्खन ले रहा है। अब जैसे ये दुकानदार है, इससे मक्खन ले रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये जो मक्खन दे रहा था, ये पहले एक दिन पहले उससे क्या लेता है, गेहूं लेता है। 1 किलो गेहूं लिया। अब उसके पास माप तो है नहीं, बाट होता है ना 1 किलो का, वो नहीं है। तो वो 1 किलो गेहूं लाता, तराजू के एक परले में 1 किलो गेहूं लगता और इधर एक परले में वो क्या रख देता, मक्खन। तो जब वो जहां वेट बराबर हो जाता, वो समझ जाता कि भाई 1 किलो गेहूं के चक्कर में 1 किलो मक्खन आ गया। तो इस तरीके से मेनली वो दुकानदार हेराफेरी कर रहा था जो उससे मक्खन ले रहा था। तो तुमने कम 100 ग्राम दिया तो इधर से भी तुमको 100 ग्राम कम ही मिला, वो बांट के जरिए थोड़ी ना दे रहा था, है ना। तो इस तरीके से उसने जैसा किया उसे वैसा मिला। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का पहला सैंपल पेपर। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि पेपर आने किस तरीके से वाला है। तो इसी तरीके से अभी और सैंपल पेपर लेकर आ रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा फिर से एक सैंपल पेपर के साथ, यानी कि सैंपल पेपर नंबर 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।